भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के तौर पर, रक्षा मंत्री के तौर पर आपके कार्यकाल के लिए हुए फैसले और आपका एक व्यक्तित्व भी बहुत हद तक ये निर्धारित करेगा कि बीजेपी का जो दावा है 400 पार का वो कैसे पूरा होता है। और इसीलिए मैं आपसे जो राजनीति भी चल रही है राजनाथ जी, उसके बारे में जानना चाहती हूँ। अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि चुनाव जीतते ही 2 महीने के अंदर योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रह जाएंगे। मैं समझता हूँ ये सब सारे आरोप जो अरविंद केजरीवाल के द्वारा लगाए जा रहे हैं वह पूरी तरह से बेबुनियाद, निराधार हैं और ऐसी सारी बातें वो केवल हताशा और निराशा के कारण ही वो बोल रहे हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व के एनडीए का प्रश्न है, वह 400 से अधिक सीटों पर विजय प्राप्त करेगी। और जो ये कहते हैं कि मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे 2024 के बाद, तो मैं ये पूरी तरह से स्पष्ट कर देना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी केवल 2024 में ही देश के प्रधानमंत्री नहीं होंगे, बल्कि वह 2029 में भी देश के प्रधानमंत्री होंगे। इसमें कहीं पर कोई पुनर्विचार की कोई गुंजाइश है ही नहीं। केजरीवाल आरोप एक और लगाते हैं कि वो अमित शाह के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये चुनाव में वोट आपसे मांग रहे हैं तो वो अमित शाह के लिए मांग रहे हैं और वो 75 साल वाली बात है। वो पूरी तरह से बेबुनियाद और निराधार बातें कर रहे हैं। जिस समय इसकी चर्चा चली थी 2014 में, उस समय में भारतीय जनता पार्टी का स्वयं अध्यक्ष था। इस संबंध में कोई फैसला नहीं हुआ था और हमारे भारतीय जनता पार्टी के संविधान में भी ऐसा कहीं पर कोई प्राविधान है ही नहीं कि जिसकी आयु 75 साल पूरी हो जाएगी वो चुनाव नहीं लड़ेगा, वो किसी दायित्व को नहीं ले सकता है। ऐसा कहीं कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। इसीलिए मैं बार बार इस बात को मैं कहना चाहता हूं, मोदी जी 2024 में भी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे और 2029 में भी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। इसमें कहीं पुनर्विचार की कोई गुंजाइश है ही नहीं। इस चरण में जब चुनाव होंगे, आपकी सीट पर भी वोटिंग है और इसके साथ ही बहुत ऐसी सीटों पर वोटिंग है जिस पर सबकी निगाहें हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं 80 की 80 लोकसभा की सीटें इस बार बीजेपी लेगी, पर यहीं पर अमेठी और रायबरेली का भी चुनाव होना है। नहीं हो रहा होगा अमेठी रायबरेली का। अमेठी में स्वयं राहुल गांधी चुनाव हार चुके हैं। यदि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि 80 सीटों पर उत्तर प्रदेश में भाजपा जीतेगी और हमारे भाजपा और एनडीए के अलाई जीतेंगे, तो यह सच है। 80 की 80 सीटों पर उत्तर प्रदेश में हमको विजय प्राप्त होगी। जन सामान्य ने मूड बना रखा है और सारे देश भर का मैं दौरा कर रहा हूं और सार्वजनिक सभाओं के दौरान जो जनता का मूड मुझे देखने को मिलता है, अन्य माध्यमों से भी जो मुझे सूचना प्राप्त होती है, उस आधार पर मैं तो पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि बीजेपी नेतृत्व की एनडीए 400 से अधिक सीटों पर विजय प्राप्त करने जा रही है। रायबरेली को लेकर आपका कोई आकलन है? क्योंकि 80 में 80 का मतलब रायबरेली की जीत भी हो। तो रायबरेली और अमेठी सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। राजनाथ जी, एक राजपूत समुदाय की नाराजगी की बात आ रही थी और अभी से नहीं, पहले चरण से आ रही थी। अब यहाँ पर 2 सीटें आपकी ऐसी, 2 से ज्यादा ही मुझे लगता है 4 सीटें ऐसी आ जाती है जहाँ पर फैक्टर्स और भी अलग अलग हो जाते हैं। जहाँ राजा भैया का फैक्टर आ जाता है, जो कह देते हैं कि जहां मन वोट डालो। धनंजय सिंह जो कि साथ आते हुए दिखते हैं। नहीं, सारे समाज के हर वर्ग के लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। सब लोग ये चाहते हैं कि मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहिए, क्योंकि 10 वर्षों का जो उनका कार्यकाल रहा है उसमें सारा देश ये महसूस करता है कि सारी दुनिया में भारत का कद बढ़ा है और साथ ही साथ देश की अर्थव्यवस्था भी पहले की तुलना में काफी ताकतवर हुई है, काफी मजबूत हुई है। अभी कोई छोटी बात नहीं है कि 2014 में इकोनॉमी की साइज के मामले में जो हमारा भारत दुनिया में 11वें स्थान पर था, वह 2024 आने के पहले ही दुनिया के टॉप 5 कंट्रीज में आकर खड़ा हो गया है। और बड़ी बड़ी फाइनेंशियल फर्म्स इस बात का दावा कर रही हैं कि 2027 आते आते भारत इकोनॉमी की साइज के मामले में दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा। और इतना ही नहीं, बल्कि ये दुनिया के बहुत सारे देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी ये कहते हैं कि 21वीं सदी दुनिया में किसी देश की है तो वह भारत की है। और अभी मैं अमेरिका के एम्बेसडर का स्टेटमेंट पढ़ रहा था, शायद किसी कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि इफ यू वांट टू सी द फ्यूचर
come to India. If you want to feel the future, come to India. If you want to work on future, come to India. माने पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी में, पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भारत के प्रति कितनी ऊंची धारणा बनी है, ये हम सभी के भारतवासियों के लिए गौरव का विषय है। प्रधानमंत्री ने आज तक कोई इंटरव्यू देते हुए कहा कि मैं हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करता हूं, कोई संप्रदाय की बात करता है तो मैं जवाब देता हूं उसका, बस जो मेरा जो दायित्व है। लखनऊ एक ऐसी सीट है जहां पर जो आंकड़े अभी तक के बताते हैं, चाहे वो वाजपेयी जी का संसदीय दौर रहा हो या फिर आपका, हिंदू मुस्लिम वो नहीं सोचते, मजहबी एंगल कभी नहीं सोचते हैं वोट डालने। नहीं, हमें लखनऊ में मुझे हिंदू और मुस्लिम सभी समाज का समर्थन प्राप्त हो रहा है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, जो भी हो, सभी का समर्थन प्राप्त हो रहा है। और देश के दूसरे कोने से भी, राज्यों से के लोग भी हमारे लखनऊ में रहते हैं, सबका समर्थन मुझे प्राप्त हो रहा है। अद्भुत मुझे स्नेह प्राप्त हुआ है और मैं कह सकता हूं कि मेरे लिए स्वयं ही अप्रत्याशित है जिस प्रकार का स्नेह प्राप्त हो रहा है। और वह मैं मानता हूं कि केवल हमारे कारण ही नहीं है, बल्कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कुछ भी काम किया है, ये उसका असर है। और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी कानून और व्यवस्था की स्थिति को जिस तरीके से सुधारा है, जिस तरीके से चुस्त दुरुस्त किया है और जिस तरीके से अन्य विकास की योजनाओं का यहाँ पर श्री गणेश हुआ है अथवा की गई हैं, विकास की योजनाएं पूरी हुई हैं, उनको देखते हुए जन सामान्य की धारणा ये बनी हुई है। जब विपक्ष ये दिखाने का प्रयास करता है कि योगी जी की जो कार्रवाई है, जो सरकार की कार्रवाई है, वो एक धर्म के विरुद्ध है, माफिया को खत्म करने की, कदापि नहीं। भारतीय जनता पार्टी का जहां तक प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी जाति, पंथ और मजहब की राजनीति नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी बराबर इंसाफ और इंसानियत की राजनीति करती है। जस्टिस एंड ह्यूमैनिटी, यही हमारी राजनीति का आधार है। अगर वो मुसलमानों के आरक्षण का मुद्दा अगर उठाया जाता है बीजेपी के मंचों से, फिर क्या मुसलमानों को वंचित रखें? हम नहीं चाहते हैं कि इस देश के किसी समाज को कोई भी राजनीतिक पार्टी गुमराह करे। कांग्रेस पार्टी सहित जितनी भी इंडिया अलायंस के जितने घटक हैं, सब के सब इस देश की माइनॉरिटीज को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण का कोई प्रोविजन है ही नहीं, तो कैसे करेंगे? मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी और साथ ही साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक बार ऐसे ही धर्म के आधार पर आरक्षण हो गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उसे रद्द कर दिया। जो चीज संभव नहीं है, संविधान में जिसका प्राविधान नहीं है, तो जनता को क्यों गुमराह कर रहे हो? जनता से क्यों झूठ बोल रहे हो? और मैं इन नेताओं से कहना चाहूंगा, सारे विपक्ष के नेताओं से, सार्थक राजनीति यदि करनी है तो सार्थक राजनीति केवल और केवल सच बोलकर की जा सकती है। जनता की आंखों में धूल झोंक कर लंबे समय तक राजनीति नहीं की जा सकती। इंडिया गठबंधन के जितने भी दल हैं, हम देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल आए, अखिलेश यादव के साथ मंच पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं, रैलीज हैं, राहुल गांधी साथ आ रहे हैं उन सबके। लेकिन इस सब के बीच ममता बनर्जी कह रही हैं कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो हम बाहर से समर्थन देंगे। क्या कारण लगे? आप देखिए, इंडिया अलायंस की पार्ट तो है नहीं, और जहां तक केजरीवाल का प्रश्न है उनके बारे में मैं बता दूं, बाहर भले ही वो इंडिया अलायंस के पार्टनर हों, लेकिन पंजाब में आप और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ ये चुनाव लड़ रहे हैं। एक दूसरे की जितनी भी आलोचना की जा सकती है उतनी आलोचना भी ये कर रहे हैं। तो यह मानी हुई बात है कि इंडिया अलायंस आज तक जन सामान्य में अपनी विश्वसनीयता बना ही नहीं पाया है, इसलिए चुनाव जीतने का प्रश्न ही नहीं है। रक्षा मंत्री के तौर पर मैं एक दो सवाल आपसे जानना चाहती हूँ। एक ये चुनावों के समय अग्निवीर का मुद्दा बहुत बड़ा बनाया गया है। राहुल गांधी कहते हैं हम हटा देंगे, जैसे ही हम सत्ता में आए हम हटा देंगे। केजरीवाल भी इस चीज को कहते हैं। मैं समझता हूँ सुरक्षा के मुद्दे पर इस तरीके से किसी राजनीतिक पार्टी को गलत बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। जहां तक अग्निवीर के जवान हैं, उनके भविष्य की चिंता हमारी सरकार को है और बहुत ही सोच समझ कर यह अग्निवीर इनकी भर्ती का फैसला किया गया है। अब कोई 18 साल की आयु में कोई नौजवान अग्निवीर में एक सैनिक के रूप में भर्ती होता है, 4 साल तक अपनी वह सेवाएं देता है, 22 साल की उम्र में निकलेगा तो उसके हाथ में कुछ लंप सम कई लाख रुपए होंगे और साथ ही साथ उसको इंटरमीडिएट पास होने की सर्टिफिकेट भी मिलेगी, क्योंकि सामान्यतः मिनिमम क्वालिफिकेशन है
अग्निवीर में भर्ती होने की वो हाई स्कूल की है, तो उसको अपने आप 4 साल के बाद इंटरमीडिएट की भी सर्टिफिकेट उसको प्राप्त होगी। आगे ग्रेजुएशन करना चाहता है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठना चाहता है और बैठ सकता है। इतना ही नहीं, यदि मैंने जो भी हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनमें उनके लिए अलग से रिजर्वेशन का प्रोविजन किया गया है। इतना ही नहीं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स भी अग्निवीर जवान जो 4 साल के बाद निकलेंगे उनके लिए भी रिजर्वेशन का प्रोविजन किया गया है। और इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जिन्होंने की अग्निवीरों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है। और मैं सारे अपने अग्निवीर के जवानों को आश्वस्त मैं करना चाहता हूं कि किसी भी सूरत में हमारी सरकार उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देगी। पीओके के लेकर आप बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स देते रहे हैं शुरुआत से, और हाल ही में जो आपने बात कही थी कि वहीं से आवाज उठेगी, वो लग रहा है जैसे सच भी होने लगी। नहीं, पीओके को लेकर मैंने कभी भी कोई स्ट्रांग स्टेटमेंट नहीं दिया है। हमारा तो स्टेटमेंट बहुत ही माइल्ड रहा है। धारा 370 समाप्त होने के बाद आप सब स्वयं महसूस कर रही होंगी इस बात को कि कश्मीर वैली के हालात में बहुत बड़ा बदलाव आया है, और कश्मीर जम्मू के साथ साथ कश्मीर वैली का भी डेवलपमेंट तेजी के साथ हो रहा है। वोटिंग परसेंटेज भी अप्रोक्सीमेटली 40% के आसपास पहुंच रहा है, माने मोर देन 37%। ये मैं समझता हूं कि कश्मीर वैली की इस हिस्ट्री में ये ऐसा पहली बार हुआ है। मुझे लगता है पीओके तो पास में ही है ना, तो पीओके के लोगों को यह सब सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। और आज के 3 साल 4 साल पहले ही मैंने कहा था पीओके पर हमें कब्जा करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। पीओके के भाई बहन स्वयं इस बात की डिमांड करेंगे कि हमको भारत के साथ मर्ज होना है, स्वयं उनकी तरफ से मांग की जाएगी। मैं इसके प्रति पूरी तरह से आश्वस्त हूं। और आपने देखा कि आज के 1.5 साल पहले से ही अब पीओके में यह मांग समय समय पर उठने लगी कि हम भारत के साथ पीओके को मर्ज करना चाहते हैं, हम भारत के साथ जाना चाहते हैं। यह मांग उनके द्वारा की जा रही है। आपके ही टेलीविजन चैनल्स पर भी मैंने देखा है। लॉन्ग टर्म देख रहे हैं, या आपको लग रहा है कि ये किसी भी समय, मतलब लोग सोचते हैं ना कि लोग सोचते थे कि अपने जीवन काल में राम मंदिर देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, या फिर 370 तो कोई सोचता नहीं था। आपको लगता है पीओके को लेकर जो आपके विचार हैं ये संभव? निश्चित समय सीमा तो मैं कोई निर्धारित नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि जल्द ही कुछ न कुछ होगा। भारत को पीओके को लेने के लिए आक्रमण करने की जरूरत नहीं होगी, जैसा मैं मानता हूं। पीओके के बारे में हमारी एकदम बिल्कुल निश्चय पहले से ही है कि पीओके हमारा था, पीओके हमारा है और पीओके हमारा रहेगा। और पीओके निश्चित रूप से भारत का हिस्सा बनेगा, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और पीओके के लोगों की मैं देख रहा हूं कि अब धीरे धीरे उनमें भी कंसेंसस धीरे धीरे बनता जा रहा है।